नमस्ते। कभी सोचा है कि सोना बनाने की वो सदियों पुरानी रहस्यमयी कला जिसे कीमिया या अल्केमी कहते हैं, हम्म क्या असल में सिर्फ धातुओं का खेल थी? हम्म या ये हमारे मन को, हमारी आत्मा को बदलने का कोई गुप्त नक्शा हो सकती है? ये सवाल बहुत गहरा है और ये हमें सीधे आज की हमारी चर्चा के केंद्र में ले जाता है। हम बात कर रहे हैं हर्बर्ट सिल्वरर की 1917 की काफी अनोखी किताब की, हिडन सिंबलिज्म ऑफ एल्केमी एंड द अकल्ट आर्ट्स। हाँ, सुना है इसके बारे में। हम्म ये किताब कीमिया के उन अजीब से लगने वाले प्रतीकों जैसे वो उबलती भट्टियां, शेर, सांप, सूरज, चांद, इन्हें एक बिल्कुल अलग नजरिए से देखती है ना? एक मनोवैज्ञानिक नजरिए से। बिल्कुल। तो क्या ये प्रतीक वाकई हमारे अंदर की किसी चीज का आईना है, मतलब हमारे मन का? हाँ, सिल्वरर का तो यही मानना था। देखिए, वो खुद एक ऑस्ट्रियाई मनोवैज्ञानिक थे और उस जमाने के बड़े नामों जैसे फ्रॉइड और यंग उनसे काफी प्रभावित थे। अच्छा, उनका मानना था कि कीमिया का असली काम बाहरी दुनिया में सोना बनाना नहीं था, बल्कि इंसान के भीतर छिपे सोने को खोजना था। उनका तर्क था कि ये पूरी प्रक्रिया, इसके प्रतीक, इसके चरण, ये सब असल में हमारे मानसिक और आत्मिक विकास की कहानी कहते हैं। मतलब कीमिया सिर्फ केमिस्ट्री का कोई पुराना रूप नहीं, बल्कि एक तरह की साइकोलॉजी या स्पिरिचुअलिटी हुई। हाँ, सिल्वरर के लिए ये एक कह सकते हैं साइको स्पिरिचुअल प्रक्रिया थी। उनकी किताब कीमिया के प्रतीकों को जैसे सूर्य को वो शक्ति और चेतना से जोड़ते हैं, चंद्रमा को भावनाओं और अवचेतन से, और फीनिक्स पक्षी को पुनर्जन्म और रूपांतरण से, इन्हें हमारे मन की गहराइयों और आत्मिक जागरण की यात्रा के रूप में देखती है। और इसमें वो अलग अलग चरणों का भी जिक्र आता है ना? जी। कुछ निग्रेडो, एल्बेडो ऐसे नाम है शायद। सही कहा। निग्रेडो यानी कालापन, अल्बेडो यानी सफेदी, और रूबेडो यानी लालिमा। सिल्वरर इन्हें सिर्फ रासायनिक प्रक्रिया के चरण नहीं मानते थे, वो इन्हें इंसान की मनोवैज्ञानिक यात्रा के पड़ाव मानते थे। अच्छा। तो आज हमारी इस गहरी पड़ताल का मकसद यही समझना है कि सिल्वरर के अनुसार असली कीमिया बाहर की धातुओं में नहीं, बल्कि हमारे भीतर के प्रकाश में है। हम उनकी किताब के इन्हीं विचारों को थोड़ा गहराई से खंगालेंगे। चलिए तो फिर इस अंदरूनी सफर पर निकलते हैं। वैसे कीमिया की शुरुआत तो मिस्र और ग्रीस जैसी प्राचीन सभ्यताओं से हुई थी। वहां तो इसे धातुओं को बदलने की कला ही माना जाता था। तो सिल्वरर इस पारंपरिक सोच से इतना अलग कैसे हुए? क्या वजह थी? देखिए, सिल्वरर ने उन प्राचीन ग्रंथों को पढ़ा और उन्हें महसूस हुआ कि उनमें सिर्फ नुस्खे नहीं लिखे थे। उन्हें लगा कि कीमियागर जो प्रयोग कर रहे थे वो अनजाने में अपनी ही मानसिक अवस्थाओं को बाहर प्रकट कर रहे थे। उन्होंने कहा भी था, कीमिया मन का दर्पण है। मन का दर्पण? दिलचस्प। हाँ, वो मानते थे कि धातुओं को शुद्ध करके सोना बनाने की कोशिश असल में खुद को शुद्ध करके आत्मज्ञान पाने की इच्छा का प्रतीक थी। ये तो कमाल की सोच है। तो वो प्रतीक, जैसे आपने कहा सूर्य और चंद्रमा, इन्हें वो मन के दर्पण में कैसे देखते थे? देखिए, सूर्य प्रतीक है चेतना का, तर्क का, जिसे हम पुरुष ऊर्जा कह सकते हैं। वहीं चंद्रमा प्रतीक है अवचेतन का, भावनाओं का, जिसे स्त्री ऊर्जा से जोड़ा जा सकता है। सिल्वरर के अनुसार जब कीमिया में इन दोनों के मिलन या विवाह की बात होती है, उसे कंजंक्शन कहते हैं, तो वो असल में हमारे मन के तार्किक और भावनात्मक हिस्सों के बीच संतुलन साधने का प्रतीक है। क्या इसकी कोई झलक हमें दूसरी संस्कृतियों में भी मिलती है, जैसे मान लीजिए भारतीय दर्शन में? बिल्कुल मिलती है। आप इसे शिव और शक्ति के मिलन से जोड़ सकती हैं, या फिर चीनी दर्शन के यिन और यांग के सिद्धांत से। ये एक तरह के सार्वभौमिक मानवीय अनुभव है। सिल्वरर का महत्व इसी बात में है कि उन्होंने इन प्राचीन रहस्यमयी प्रतीकों को एक मनोवैज्ञानिक भाषा दी, ताकि हम अपने अंदर को बेहतर समझ सकें, कामकाज को बेहतर समझ सकें। ये प्रतीक मानो आत्मा के गुप्त दरवाजे खोलने की चाबियां बन जाते हैं। ठीक है, तो कीमिया मन का आईना है और प्रतीक उस आईने में दिखने वाली छवियां। अब उन चरणों पर आते हैं, निग्रेडो, अल्बेडो, रूबेडो। इन्हें एक मानसिक यात्रा के तौर पर कैसे समझा जाए? ये सुनने में थोड़े रहस्यमयी लगते हैं ना? हाँ, लगते हैं, लेकिन सिल्वरर इन्हें व्यक्तिगत विकास की एक स्वाभाविक प्रक्रिया के रूप में देखते थे। उन्होंने कहा था, ये मन का परिवर्तन है। पहला चरण है निग्रेडो, जिसका शाब्दिक अर्थ है कालापन। कालापन यानी अंधकार। क्या मतलब है इसका मनोवैज्ञानिक रूप से? थोड़ा और बताइए। इसका मतलब है अपने भीतर के अंधकार का सामना करना,
अपनी छाया, जैसा कार्ल जंग ने बाद में कहा, अपने डर, अपनी अधूरी इच्छाएं, अपने पूर्वाग्रह, इन सब का सामना करना। ये वो दौर है जब इंसान अपनी कमियों और तकलीफों से जूझता है। अच्छा। सपनों में ये काले बादलों, अंधेरे कमरों या डरावने जीवों के रूप में दिख सकता है। सही। भारतीय परंपरा में शायद इसे तमोगुण की प्रबलता या किसी साधना के शुरुआती संघर्ष जैसा समझ सकते हैं, जहां भीतर का मैल उभर कर सतह पर आता है। ये तो काफी मुश्किल और शायद थोड़ा डरावना पड़ाव लगता है। क्या इसके बिना आगे बढ़ना संभव नहीं? सिल्बर के अनुसार ये एक जरूरी पड़ाव है। इस अंधकार से गुजरे बिना असली रोशनी नहीं मिल सकती। इसी सामना करने से शुरुआत होती है अगले चरण की, एल्बीडो यानी सफेदी। सफेदी। तो ये शुद्धता या स्पष्टता का प्रतीक हुआ। क्लैरिटी। हाँ, बिल्कुल। निग्रेडो के संघर्ष और पचेड़ना के बाद मन साफ होने लगता है। अच्छा। जैसे गंदे पानी के शांत होने पर मैल नीचे बैठ जाता है और पानी निर्मल हो जाता है, वैसा ही कुछ। ये आत्म जागरूकता का चरण है, जहाँ व्यक्ति अपनी भावनाओं और विचारों को बिना उलझे देखना सीखता है। अच्छा। इसे आप पूर्णिमा के चांद की तरह समझ सकती हैं, शांत, शीतल, स्पष्ट रोशनी। सही। यहाँ एक तरह का शुद्धिकरण होता है, मन हल्का होता है। अब फिर आता है तीसरा चरण, रूबेडो, लालिमा। इसका क्या मतलब है? रूबेडो यानी लालिमा, ये परिपक्वता, एकीकरण और आत्मिक ऊष्मा का प्रतीक है। ये वो अवस्था है जहाँ व्यक्ति अपने भीतर के द्वंद्वों को, जैसे तर्क और भावना, स्त्री और पुरुष ऊर्जा, इनको सुलझाकर एक संपूर्ण एकीकृत व्यक्तित्व पाता है। यहाँ सिर्फ स्पष्टता नहीं होती, बल्कि जीवन शक्ति, जुनून और उद्देश्य का भी अनुभव होता है। इसका सबसे जाना माना प्रतीक है फीनिक्स पक्षी, जो अपनी राख से दोबारा जन्म लेता है। हाँ, फीनिक्स। ये पूर्ण रूपांतरण और आत्मिक विजय का प्रतीक है। तो ये पूरी यात्रा निग्रेडो के अंधकार से गुजरकर अल्बेडो की सफाई से होते हुए रूबेडो के सुनहरे लाल प्रकाश तक पहुंचना, ये तो हमारे जीवन में भी दिखता है। जैसे किसी बड़ी चुनौती का सामना करना, वो हुआ निग्रेडो, फिर उससे सीखना और खुद को समझना, ये अल्बेडो, और फिर एक नए ज्यादा मजबूत इंसान के रूप में उभरना, ये रूबेडो। ये तो योग या ध्यान जैसी प्रक्रियाओं से भी काफी मिलता जुलता लगता है। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। सिल्वरर का शायद सबसे बड़ा योगदान यही है कि उन्होंने दिखाया कि कीमिया की ये रहस्यमयी लगने वाली प्रक्रिया असल में हर इंसान के अंदरूनी मनोवैज्ञानिक और आत्मिक विकास का एक सार्वभौमिक नक्शा है, चाहे कोई इसे कीमिया कहे या जीवन का सफर। ये वाकई सोच बदलने वाली बात है। और सिल्वरर इन प्रतीकों को सिर्फ चरणों से नहीं जोड़ते, बल्कि सीधे हमारे अवचेतन मन से जोड़ते हैं ना। वो कहते हैं कि ये हमारे मन की गुप्त भाषा है। हाँ, और यहाँ फ्रॉइड का प्रभाव साफ झलकता है। फ्रॉइड का मानना था कि सपने और प्रतीक हमारी दबी हुई इच्छाओं और डरों को जाहिर करते हैं। सिल्वरर इसी थोड़ा और आगे ले गए। उनके अनुसार कीमिया के प्रतीक जैसे सांप, शेर, राजा, रानी हमारी गहरे मनोवैज्ञानिक पैटर्न या आर्केटाइप, जैसा जंग ने बाद में कहा, को दर्शाते हैं। अच्छा, आर्केटाइप्स? हाँ, मिसाल के तौर पर सांप एक ही साथ जीवन ऊर्जा जैसे कुंडलिनी और छिपे हुए डर दोनों का प्रतीक हो सकता है। ये प्रतीक हमें अपनी जटिल भावनाओं को समझने और उन्हें एकीकृत करने में मदद करते हैं। तो मतलब जब हम किसी प्रतीक की ओर आकर्षित होते हैं या कोई प्रतीक बार बार हमारे सपनों में आता है, तो वो हमारे मन की किसी गहरी परत से बात कर रहा होता है। सिल्वरर का तो यही मानना था। ये प्रतीक सिर्फ चित्र नहीं, बल्कि हमारे आंतरिक संवाद के माध्यम है, और यही कीमिया और आधुनिक मनोविज्ञान का रिश्ता जुड़ता है। कार्ल जंग ने बाद में आर्केटाइप्स का सिद्धांत दिया, जैसे हीरो, शैडो, सेल्फ, जो सिल्वरर के काम से काफी मिलता जुलता है। दोनों मानते थे कि कुछ खास प्रतीक और कहानियां पूरी मानवता के सामूहिक अवचेतन का हिस्सा हैं। इसे थोड़ा और स्पष्ट करेंगे? कीमिया के चरण और मनोवैज्ञानिक अवस्थाएं कैसे जुड़ती हैं जंग के कॉन्सेप्ट्स के साथ? जरूर। देखिए, निग्रेडो यानी काला चरण, वो सीधे तौर पर जंग की शैडो या हमारे व्यक्तित्व के अनजाने अस्वीकृत हिस्सों से जुड़ता है। ठीक है। अल्बीडो यानी सफेद चरण, वो आत्मचिंतन और एनिमस यानी भीतरी स्त्री पुरुष को समझने की शुरुआत जैसा है। और रूबिडो यानी लाल चरण, वो जंग के सेल्फ या पूर्णता की प्राप्ति यानी व्यक्तित्व के सभी हिस्सों के एकीकरण की ओर इशारा करता है। तो क्या इसका मतलब ये है कि वो जो फीनिक्स का राख से उठना है,
वो सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि किसी गहरे मानसिक सदमे से उभर कर दोबारा खड़े होने, जिसे पोस्ट ट्रॉमेटिक ग्रोथ कहते हैं, उसका प्रतीक हो सकता है। बेहतरीन उदाहरण बिल्कुल यही। ये दिखाता है कि कैसे ये प्राचीन प्रतीक आज भी हमारी मनोवैज्ञानिक सच्चाइयों को बयान करते हैं। सिल्बेरर ने कहा भी था, कीमिया मन का विज्ञान है। मन का विज्ञान। और ये सिर्फ पश्चिमी मनोविज्ञान तक सीमित नहीं है। भारतीय परंपरा में कुंडलिनी जागरण की प्रक्रिया, जिसमें ऊर्जा शरीर के चक्रों से होकर ऊपर उठती है, वो भी तो एक तरह का आंतरिक रूपांतरण और एकीकरण ही है। ये प्रतीक हमें याद दिलाते हैं कि चुनौतियां और अंधकार विकास का हिस्सा हैं और उनके पार जाना संभव है। ये मनोवैज्ञानिक व्याख्या तो बहुत दिलचस्प है, लेकिन क्या सिल्बेरर ने कीमिया के नैतिक या आध्यात्मिक पहलू पर भी कुछ कहा? क्योंकि कीमिया को अक्सर रहस्यवाद से जोड़ा जाता है। हाँ, बिल्कुल कहा। सिल्बेरर के लिए ये सिर्फ मन का खेल नहीं था, बल्कि नैतिक और आध्यात्मिक विकास का भी नक्शा था। कुछ प्रतीक सीधे इसी ओर इशारा करते हैं, जैसे ईसाई परंपरा में क्रॉस का प्रतीक, जो दुख, त्याग और अंततः मुक्ति का प्रतीक है। या कई संस्कृतियों में कमल का फूल, जो कीचड़ में खिलकर भी पवित्र रहता है, ये आत्मा की शुद्धि और सुंदरता का प्रतीक है। ये दिखाते हैं कि आंतरिक परिवर्तन सिर्फ ज्यादा जागरूक होना नहीं, बल्कि ज्यादा नैतिक और करुणामय होना भी है। तो वो जो चरणों का क्रम था, काले से सफेद यानी निग्रेडो से अल्बेडो, क्या उसे पाप या अज्ञान से पुण्य या ज्ञान की ओर जाने के रूपक की तरह भी देख सकते हैं? निश्चित रूप से। कई कीमिया ग्रंथों में ऐसी भाषा का इस्तेमाल हुआ भी है। ये परिवर्तन सिर्फ मनोवैज्ञानिक शुद्धिकरण नहीं, बल्कि एक नैतिक और आध्यात्मिक शुद्धिकरण भी है। सिल्बेरर ने कहा था, कीमिया आत्मा का मार्ग है। आत्मा का मार्ग। हाँ, भारतीय दर्शन में भी, जैसे वेदांत या तंत्र योग में, अज्ञान यानी अविद्या को हटाकर आत्मज्ञान पाना और आत्मा को शुद्ध करना ही परम लक्ष्य माना गया है। तो कीमिया के प्रतीक हमें सिखाते हैं कि असली सोना बाहरी धन दौलत नहीं, बल्कि आंतरिक पवित्रता, नैतिक बल और आत्मिक ज्ञान है। ये बहुत गहरा अर्थ है। और सपनों के बारे में क्या सपनों और कीमिया के बीच भी कोई कनेक्शन बताया उन्होंने? हाँ, सिल्बेरर सपनों को बहुत महत्व देते थे। उनका मानना था कि हमारे सपने अक्सर हमारी आंतरिक कीमियाई प्रक्रिया को दर्शाते हैं। जैसे अगर कोई निग्रेडो के दौर से गुजर रहा है, तो उसे डरावने सपने आ सकते हैं, कहीं फंस जाना, पीछा किया जाना, गिरना, जो उसके अंदरूनी डर और संघर्ष को दिखाते हैं। और अगर कोई रूबिडो यानी एकीकरण की अवस्था के करीब हो तो तब कैसे सपने? तो सपने ज्यादा सकारात्मक और प्रेरक हो सकते हैं, जैसे उड़ने के सपने, रोशनी देखना, किसी ऊंची जगह पर पहुंचना, या शायद किसी खजाने को पाना। ये सपने दिखाते हैं कि व्यक्ति आत्मिक रूप से आगे बढ़ रहा है और संतुलन पा रहा है। सिल्बेरर मानते थे कि सपने कीमिया का प्रतिबिंब है। ये तो भारतीय स्वप्न शास्त्र की मान्यताओं से काफी मिलता जुलता है, जहां सपनों को भविष्य का संकेत या आत्मा का संदेश माना जाता है। हाँ, समानताएं तो है। सिल्बेरर के अनुसार सपने सिर्फ यूं ही आने वाली छवियां नहीं है, बल्कि हमारे अवचेतन के संदेश हैं, जो हमें बता सकते हैं कि हम अपनी आंतरिक यात्रा में कहाँ हैं और हमें किस दिशा में काम करने की जरूरत है। वो एक तरह से हमारे अंदरूनी कीमियागार के नोट्स हो सकते हैं। अच्छा, अब थोड़ा इस किताब की पृष्ठभूमि पर आते हैं। आपने भारतीय दर्शन से इसके जुड़ाव का जिक्र किया। क्या सिल्बेरर सीधे तौर पर इससे परिचित थे? देखिए, ये कहना तो मुश्किल है कि सिल्बेरर भारतीय दर्शन के कितने गहरे जानकार थे, लेकिन उनके समय में यूरोप में पूर्वी विचारों में रुचि बढ़ रही थी। महत्वपूर्ण बात यह है कि वो जिस तरह के आंतरिक परिवर्तन, प्रतीकवाद और आत्मज्ञान की बात कर रहे हैं, वो योग, वेदांत और तंत्र जैसी भारतीय परंपराओं के मूल सिद्धांतों से स्वाभाविक रूप से मेल खाता है। अच्छा। कुंडलिनी, चक्र, ध्यान, आत्म जागरूकता, ये सब उसी आंतरिक कीमिया के अलग अलग पहलू हैं, कह सकते हैं। इसलिए भारतीय श्रोताओं के लिए सिल्बेरर के विचार उनकी अपनी सांस्कृतिक जड़ों से जुड़ सकते हैं। और इस किताब की प्रेरणा क्या थी? ये उस समय के माहौल में कैसे फिट होती है? जैसा हमने शुरू में बात की, सिल्बेरर फ्रायड और जंग के मनोविश्लेषण के उभरते हुए क्षेत्र से बहुत प्रभावित थे। उन्होंने कीमिया के प्राचीन ग्रंथों को इस नई मनोवैज्ञानिक लेंस से देखा। ये किताब उस समय के वियना, ऑस्ट्रिया के बौद्धिक माहौल की उपज थी, जहां एक तरफ विज्ञान और तर्क का बोलबाला था, तो दूसरी तरफ रहस्यवाद,
कला और अवचेतन मन की खोज में भी गहरी रुचि थी। एक संगम जैसा। हाँ, बिल्कुल। सिल्बरा ने इन दोनों दुनियाओं, प्राचीन रहस्यवाद और आधुनिक मनोविज्ञान के बीच एक पुल बनाने की कोशिश की। तो अगर हम पूरी चर्चा को समेटें तो हर्बर्ट सिल्बरर हमें बता रहे हैं कि कीमिया सिर्फ पुरानी बेकार हो चुकी रसायन विद्या नहीं है। ये असल में मानव मन और आत्मा के विकास का एक कालातीत प्रतीकात्मक नक्शा है। सूर्य, चंद्रमा, फीनिक्स जैसे प्रतीक और निग्रेडो, अल्बेडो, रुबेडो जैसे चरण हमारी अपनी अंदरूनी यात्रा, हमारे डर, हमारी उम्मीदें, हमारे संघर्ष और हमारी जीत को दर्शाते हैं। ये बाहर सोना खोजने की कहानी नहीं, बल्कि भीतर का प्रकाश खोजने की कहानी है। बिल्कुल सही सारांश। सिल्बरा हमें याद दिलाते हैं कि सबसे मूल्यवान चीज जिसे हमें बदलना है या खोजना है, वो कोई बाहरी धातु नहीं, बल्कि हमारा अपना मन, हमारी अपनी चेतना है। और इस आंतरिक रूपांतरण की प्रक्रिया ही असली सच्ची कीमिया है। ये एक बहुत शक्तिशाली विचार है जो आज भी उतना ही प्रासंगिक लगता है। और यहीं पर मैं एक सवाल छोड़ना चाहूंगी जो सिल्बरर के विचारों से ही उपजा है, पर हमें आज के बारे में सोचने पर मजबूर करता है। अगर कीमिया के वो प्राचीन प्रतीक सूर्य, चंद्रमा, सर्प, सोना हमारे तब के अवचेतन मन और मूल्यों को दर्शाते थे, तो हमारे आज के आधुनिक जीवन के प्रतीक क्या है? स्मार्टफोन, सोशल मीडिया के लाइक्स, ब्रांड लोगो, तेज कारें, गगनचुंबी इमारतें। ये प्रतीक हमारी सामूहिक और व्यक्तिगत आंतरिक स्थिति के बारे में क्या बता रहे हैं? क्या ये भी एक तरह की आधुनिक कीमिया के प्रतीक हो सकते हैं, जो दिखा रहे हैं कि आज हम किस चीज को सोना मानते हैं, किन धातुओं को बदलने में लगे हैं और किस तरह के आंतरिक प्रकाश की तलाश में हैं, या शायद उससे भटक गए हैं? वाह, ये सवाल तो वाकई सोचने वाला है। हमारे आज के प्रतीक हमारी किस अंदरूनी कीमिया का आईना है? खैर, अगर कोई इस विषय में और गहरा उतरना चाहे और हर्बर्ट सिल्बरर की किताब को पढ़ना चाहे तो कहाँ मिलेगी? अच्छी खबर ये है कि हिडन सिंबोलॉजी ऑफ एल्केमी एंड द ऑकल्ट आर्ट्स अब पब्लिक डोमेन में है। मतलब इसका कॉपीराइट खत्म हो चुका है। इसे प्रोजेक्ट गुटेनबर्ग जैसी वेबसाइट्स पर मुफ्त में ऑनलाइन पढ़ा जा सकता है। बहुत बढ़िया। तो ये थी हमारी आज की खास पड़ताल हर्बर्ट सिल्बरर और कीमिया के छिपे हुए मनोवैज्ञानिक और आत्मिक रहस्यों पर। उम्मीद है इस चर्चा ने सोचने के लिए कुछ नया दिया होगा।